बस्तर नाउ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। क्या मजबूरी हो गई कि आपको डॉक्टर की उपाधि मिलने के बाद, मैं डॉक्टर कह सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय पार्टियां टिकट देती हैं। चुनाव लड़ते हैं, वो भी नहीं, सीधा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लगातार आम आदमी को कब किसका गोली लग जाए ये बताना संभव नहीं है। आदिवासियों के ऊपर लगातार पुलिस के द्वारा भी और नक्सलियों के द्वारा भी हत्या किया जा रहा है, कभी फर्जी इनकाउंटर के मामले में तो कभी नक्सलियों के मुखबिर के नाम से। तो उसमें वो आम भूमिका निभाए। आम भूमिका थी या फ्रंट भूमिका थी? जनता वोट क्यों देगी? आपने किया क्या जनता के लिए कि आपको वोट देगी? बस्तर कई वर्षों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। यही वजह है कि बस्तर के अलग अलग इलाकों में छत्तीसगढ़ में सरकार परिवर्तन होने के बाद माओवादियों के खिलाफ पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। लगातार पुलिस नक्सलियों के बीच में इनकाउंटर की खबरें बाहर निकल के आती है। इसी बीच बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में नेताओं की उल्टी गिनती भी अब शुरू होने लगी है। बस्तर में पहला फेज़ चुनाव होना है, 19 तारीख को इसकी वोटिंग होनी है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है, लेकिन उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों की भी उल्टी गिनती अब शुरू होने लगी है। आज ऐसे शख्स के बारे में बात करूँगा। उससे पहले नमस्ते, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाउ देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर नाउ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आज एक ऐसी कहानी, ऐसी बानगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जिसकी विस्तार समझते ही आपके आंखें नम हो जाएंगे। नक्सलवाद, बस्तर यानी अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र। बस्तर को कई वर्षों से हमने बहुत करीब से देखा है कि नक्सलवाद की जो एक्टिविटीज़ हैं सबसे ज़्यादा मानी जाती है। यही वजह है कि बस्तर एक हाई प्रोफाइल सीट के तौर पे भी दिल्ली यानी देश की राजधानी में भी इसका जिक्र हमेशा होते हुए आ रहा है। यही वजह है कि बस्तर के अलग अलग इलाकों में माओवादी की अगर बात की जाए, नक्सलियों की अगर बात की जाए, वो लगातार भाजपा नेताओं की अगर बात की जाए या फिर वो चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको माओवादियों के द्वारा टारगेट करके मारा जाता है। मैं आज इसका जिक्र इसलिए कह रहा हूँ कि जिस कहानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, उस कहानी के विस्तार बताने से पहले उस शख्स जो बस्तर लोकसभा चुनाव से उम्मीदवार है, डॉक्टर की उपाधि है, डॉक्टर की उपाधि अर्थात जनता जनार्दन, उसे भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर को। ऐसे व्यक्ति ही अगर चुनाव लड़ने के लिए विवश हो जाए तो ऐसी भी क्या मजबूरी हो जाती है कि वो चुनाव लड़ने के लिए विवश हो रहे हैं, उसकी थोड़ी सी सारांश मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उनके भाई के ऊपर माओवादियों के द्वारा 7 से 8 महीने लगभग पहले उन पर हत्या करने की कोशिश की गई थी। ऐसे में उनके पिता को भी नक्सलियों ने हत्या किया था। यही वजह थी कि अब उसके बाद उनके भाई जो है गोटा, उनके ऊपर भी हत्या करने की माओवादियों के द्वारा कोशिश की गई। हालांकि उनका इलाज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहा है। आज मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने डॉक्टर की उपाधि विदेश से लेने के बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। ना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ना जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर लोकसभा का जो चुनाव है, सांसद प्रत्याशी हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रकाश कुमार गोटा। सबसे पहले तो आपको बस्तर नाउ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई कि आपको डॉक्टर की उपाधि मिलने के बाद, मैं डॉक्टर कह सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर की उपाधि मिलने के बावजूद आप चुनाव लड़ने में विवश हो गए। देखिए, लगातार यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो सुरक्षा की स्थिति से सही नहीं है और इसी को लेकर लगातार मेरे जैसे हज़ारों पीड़ित है, जो दुख दर्द झेल रहा हूँ वो और कोई परिवार ना झेले, इसीलिए हम चुनाव नामांकन दाखिल किए हैं। अच्छा, नामांकन। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, डायमंड आपका जो वो सिंबल है। ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़ना और एक पार्टी के सिंबल से लड़ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ऐसे में आप जनता के पास किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, सिंबल की बात करें तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय पार्टियां टिकट देती हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो। आप देखेंगे कवासी लखमा जी को टिकट दिया, जबकि उनके पास भी बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी पार्टी में वो उन कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे शख्स जो निशक्चर हैं, ऐसे प्रत्याशी को चयन करके मतलब चुनाव में उतारा गया है, जबकि ये पार्टियों के लिए संभव नहीं था। आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आपने विदेश से MBBS की पढ़ाई की है, उसके बाद आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र बस्तर के बीजापुर जिले से फरसेगढ़ के रहने वाले। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से जो उपाधि आपके पास है उस उपाधि से आप महीने लाखों रुपया कमा सकते हैं।
जॉब कर सकते हैं, उस जॉब से जो आर्थिक स्थिति जो आपकी मजबूत भी हो सकती है, उस पैसे से आप अपने परिवार का जीवन यापन भी कर सकते हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी होगी कि आपको विधानसभा भी नहीं, जिला पंचायत भी नहीं, छोटे मोटे जिस तरह के जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं वो भी नहीं, सीधा लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लगातार आम आदमी को कब किसका गोली लग जाए ये बताना संभव नहीं है। आदिवासियों के ऊपर लगातार पुलिस के द्वारा भी और नक्सलियों के द्वारा भी हत्या किया जा रहा है, कभी फर्जी इनकाउंटर के मामले में तो कभी नक्सलियों के मुखबिर के नाम से। तो हम भी यहाँ पे सेफ नहीं हैं। तो क्यों ना हम सोचें कि हम ये जो बात है, यहाँ की जो बस्तर की समस्या है, इसको हम दिल्ली में बात रखें, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय पार्टियाँ कोई भी यहाँ का समस्याओं को नहीं रखती है, क्योंकि वो अपना टिकट बचाने के चक्कर में रहती हैं। अगर आप देखें कांग्रेस और भाजपा तो वो कठपुतलियों की तरह काम करते हैं, जो फाइल में साइन करो बोलेंगे तो वहाँ पे कर देंगे। तो ऐसे स्थिति में एक आदमी जो आम आदमी है उसको भी सामने आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं आ रहा है, तो हम ही हिम्मत करके सामने आए हैं। अब बस्तर बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ऐसे में बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है। ऐसे में आप कैसे आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जितनी भी सरकारें आई, सरकारें चली गई, कांग्रेस की बात की जाए या फिर भाजपा की अगर बात की जाए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दरमियान भी दर्जनों जगह पे जो आदिवासी वो आंदोलनरत थे। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। जिस तरीके से हालात अभी भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में वैसी ही स्थिति है कि आदिवासियों से मुलाकात करने के लिए आप संवेदनशील क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से मैंने देखा जब आपसे मेरी मुलाकात हो रही थी तो आप गनमैन लेके घूम रहे हैं। आपने ये भी बताया कि जान का खतरा भी है, तो कितना मतलब चुनौती रह रहा है लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में उनको लुभाना और वहाँ तक पहुँचना, आपकी नीतियों को उन तक पहुँचाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। कैसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार हम लोग प्रशासन से सुरक्षा लेकर वहाँ तक पहुँचने का काम कर रहे हैं और लगातार पहुँच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा हमको व्यवस्था किया जा रहा है, तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, लोगों का बात सुन रहे हैं। आप लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आंदोलन लगातार पे यहाँ पे बस्तर में हो रहा है, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का नेता वहाँ तक पहुँच के उनका समस्या को सुनने का काम नहीं कर रहा है, उनका समस्या सुन नहीं रहा है। इसीलिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं, चाहे ओरछा की बात करें, चाहे अम्बेली की बात करें, चाहे सिलगेर की बात करें, यहाँ पे लगातार आंदोलन पे बैठे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता कोई भी यहाँ पे जाकर उनका समस्या नहीं सुन रहा है। डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त करने के बाद जिस तरीके से लोगों से आप जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनसे मुखातिब आप जब हो रहे हैं तो कैसा फीडबैक मिल रहा है? जो लगातार जनता चाह रही है कि तीसरा विकल्प हमको चाहिए, तो तीसरा विकल्प के रूप में हमको देख रही है और हमको जन समर्थन भी अच्छा मिल रहा है। तो संभाविक है, हम लोग लगातार लोगों का जन समस्या को भी सुन रहे हैं। यहाँ पे लगातार पलायन का मुद्दा है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा नहीं है। तो यही सब मुद्दों को लेकर हम लोग जा रहे हैं, जो आज़ादी के बाद भी यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँचे। आप जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे सड़कें नहीं हैं। आप जगदलपुर की बात करें तो वहाँ से 50 किलोमीटर शायद चांदा मेट्टा है, जहाँ पे बता दिया गया कि यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा गए, लेकिन आज भी वहाँ के लोग जो है ना कुआं का पानी पी रहे हैं। हाँ, मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित तो हैं। ऐसे कौन से 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों तक पहुँच रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, यही है हम लोग का। तो सबसे पहला है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा यहाँ के लोगों को इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, और फिर अगर पढ़ लिख जाएँ तो हमारा हक अधिकार की बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है सबसे पहला हमारा प्राथमिकता वो शिक्षा का उस पर रखें। कितने लोग हैं आपके साथ जुड़ के जो काम कर रहे हैं? अभी हम लोग के साथ सामाजिक संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, और छोटे छोटे पार्टी हैं जो जोगी जनता कांग्रेस के हैं। ऐसे बहुत सारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं विधानसभा में, वो सब लोग को हम लोग एकत्रित किए हैं, और वो संगठित वो सब लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो मतलब निराश हैं, ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के सोशल मीडिया पे देखा था जहां आपकी पोस्टर लगी थी। आई थिंक कुटरू का वो इलाका था। वहाँ पे छत्तीसगढ़ के पूर्व जो मंत्री रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस से प्रत्याशी कवासी लखमा, वहाँ उनकी सभा वहाँ पे हो रही थी। उस सभा के दरमियान आपके पोस्टर को भी निकाला गया। किसने निकाला गया? आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उनके ऊपर एक आरोप लगा रहे थे। देखिए, लगातार ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बौखला गई है, तो इसलिए हमारा जहाँ जहाँ बैनर पोस्टर लग रहा है, देखिए हम तो किसी से चंदा लिए नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा पाई इकट्ठा करके 1000 2000 4000 का बैनर पोस्टर हम लोग जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ लगा रहे हैं। लेकिन इन लोग इतना डर गए कि हमारा पोस्टर भी उतार ले रहे हैं। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल और है कि जिस तरीके से मेरी जानकारी के अनुसार विदेश में पढ़ना मतलब एक आय की स्थिति मजबूत होना, लाखों रुपए लग जाते हैं। आपकी घर परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी? आपने किस तरीके से MBBS की पढ़ाई की? देखिए, मैं जो है ना अपना स्वयं से मेहनत किया। जैसे तेंदुपत्ता का काम किया तो वहाँ पे मेरी गाड़ियाँ लगाई, कोई ठेकेदार है तो उससे
छोटा सा ठेका का काम मांग लिया, जैसे सड़क का हो गया, पुलिया का होगा। ये सब काम करते करते हम लोग को आज जहाँ पे 5 साल 7 साल लगता है MBBS करने में, हमको 10 साल लग गया था। अच्छा 10 साल 12वीं के बाद। अच्छा जी। वहाँ से जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव का नामांकन भरा बस्तर में, तो बस्तर में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिस तरीके से आपने नामांकन दाखिल किया, नामांकन दाखिल करने के बाद उस वक्त से लेके अब तक कितने जो नेता हैं आप संपर्क में हैं, कितने लोगों ने ये कहा कि यार नामांकन मत भरो, आप हमारे पार्टी में आ जाओ, इस तरीके का प्रलोभन किसी ने देने की कोशिश की आप? बड़े नेताओं तो ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा, लेकिन उनके जो निचले स्तर के नेता हैं उन लोगों ने हम लोग से दबाव बनाने की भी कोशिश किया, हमको प्रलोभन भी देने का कोशिश किया। अच्छा कौन कौन सी पार्टी के लोगों ने प्रलोभन देने की कोशिश की? दोनों पार्टियां के, राष्ट्रीय पार्टियों के, लेकिन हम दबाव नहीं, मतलब कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, तो हम इसीलिए डटे थे, आज भी डटे हैं, कल भी डटे थे। आपकी भूमिका बड़ी लंबी है। जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो तब मैंने देखा इस चीज़ को कि यार आपके भाई के ऊपर नक्सलियों के द्वारा हत्या करने की कोशिश की गई। आज भी उनका इलाज राजधानी में चल रहा है। और दूसरी ओर आपके पिता जो थे सलवा जुड़ुम के वक्त बेहद एक्टिव हुआ करते थे, उस दरमियान नक्सलियों के द्वारा, माओवादियों के द्वारा उनकी भी हत्या कर दी गई। कैसे हत्या की गई, क्या ऐसी वजह थी, किस विषय को लेकर वो बेबाक बोलते थे, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या कहानी थी, क्या है, थोड़ा सा विस्तार डालेंगे उसमें? देखिए, यहाँ पे लगातार नक्सली का भय फैला हुआ था, तो उनके खिलाफ में एक आंदोलन हुआ था सलवा जुड़ुम। तो उसमें वो आम भूमिका निभाए। आम भूमिका थी या फ्रंट भूमिका थी? नहीं, फ्रंट पे ही थे, फ्रंट पे ही काम कर रहे थे सबके साथ मिल करके। तो उसी में उसके बाद 2012 में उनकी हत्या की गई थी। 2012 में उनकी हत्या की गई थी। ये मधुकर राव जी के साथ तुम काम करते थे? जी जी, बिल्कुल साथ में काम करते थे। महेंद्र कर्मा के साथ भी उन्होंने काम किया था? बिल्कुल, उन्हीं के साथ में रहते थे, काम भी किए उनके साथ। तो 2012 में उनकी हत्या हुई? जी। कैसे हत्या हुई थी? दोनों तरह, मतलब खेत गए हुए थे, तो उसमें घेराबंदी करके दोनों साइड से फायर वगैरह किए, उसके बाद हत्या हुआ था। गोली मार के हत्या की गई? जी जी, बिल्कुल। उससे पहले भी उनको मारने की कोशिश की गई थी, सुना था। करीब 20-25 बार जो है ना उन पे हमला भी हुआ, और ये पुलिस के साथ भी काम करते थे, गश्त वस्त का काम करते थे, उसमें साथ में रहते। अच्छा, पुलिस के साथ भी मिलकर काम करते थे उस दरमियान? जब पुलिस साथ काम करते थे तो क्या वाकई जिस तरीके की सामंजस्य उनकी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते थे, उस दरमियान कितनी सफलता पुलिस को मिली थी या फिर यूं ही? जब यहाँ पे अकेले पुलिस काम करती थी तो उनको सफलता हासिल नहीं होता था, लेकिन जब यहाँ के स्थानीय लोग उनके साथ काम करते थे तो बहुत सफलता मिला था। और जब मेरे पिता की हत्या होने के बाद पुनर्वास नीति योजना के तहत जो नौकरी मिलता है और पीड़ित परिवार को कहीं सेटलमेंट किया जाता है, तो ये सब सुविधाएं से मुझे वंचित रखा गया, मेरा परिवार को वंचित रखा गया। अच्छा यार, आपके भाई के ऊपर भी नक्सलियों ने हमला करने की कोशिश की, हालांकि वो जीवित हैं, सुखद खबर है, लेकिन उससे पहले 2012 में आपके पिता को नक्सलियों ने हत्या किया। ऐसे में लगातार आप नक्सल पीड़ित भी हैं, आपके पूरा परिवार नक्सल पीड़ित है, तो उसको लेकर सरकार की जो योजना है, सरकार लाख दावे करती है और जिस तरीके से योजना वो लागू करती है कि जो भी नक्सल पीड़ित है उनको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। एक तरीके से देखा जाए तो जॉब मिलता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत लोगों को मिला भी है। तो आपके परिवार से कितने लोगों को जॉब मिला है? क्या जॉब मिला या फिर उसका लाभ आप लोगों को मिला है? नहीं, आज तक मेरे परिवार को कोई जॉब नहीं मिला। और मेरे भाई भी भाजपा के कार्यकर्ता थे। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता? हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता। किस पद पर पदस्थ? जिला प्रचार प्रमुख पद पे थे। अच्छा। फिर भी मैं हमारे जो नेता हैं इनके, उन लोग से लगातार, चाहे इलाज का मामला हो, चाहे जांच का विषय हो, तो मैं रखा। तो कभी मेरे को संगठन पे बात रखने के लिए कहा जाता था, कभी मंत्रियों के पास रखा जाता था, तो दोनों मेरे को। अच्छा, एक चैंग होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट आप बात नहीं रख सकते, तो आप स्टेप बाय स्टेप बात करने की आपको कहा गया था। हाँ, तो वो मेरे को यहाँ पे भेज रहे हैं, वहाँ पे भेज रहे हैं, तो ऐसे में बात नहीं बना, ना वो जांच करा दे रहे हैं, ना इलाज करवा रहे हैं। तो ऐसे में मेरे को मजबूर होना पड़ा कि हम भी आएंगे साथ में, मतलब चुनाव के मैदान में, फिर बताएंगे, देखते हैं जब भी। तो 8 महीना पहले, जब 7 से 8 महीना पहले जब आपके भाई को हत्या करने की माओवादियों द्वारा कोशिश की गई, तो उस दरमियान आपके भाई भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा पार्टी के जो शीर्ष नेता, उनसे आपने लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनका किस तरीके से हेल्प या मदद आपको मिला? उनको लेकर क्या क्या सपोर्ट मिला भाजपाओं के द्वारा? देखिए, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो उनके नेता हुआ करते हैं, तो वो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया इलाज के लिए। महेश गागड़ा जी। अच्छा, महेश गागड़ा पूर्व वन मंत्री? हाँ, पूर्व वन मंत्री हैं, वो काफ़ी सहयोग किए हैं। बाकी और बस्तर के जितने भी बड़ा नेता हैं, वो कोई भी सामने नहीं आया। अच्छा, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था, तो किसके सहयोग से हुआ था ये चीज़? महेश गागड़ा जी के सहयोग से हुआ है। अच्छा, अभी क्या है उनकी स्थिति?
अभी कोमा में है अभी, कहाँ पे है? रायपुर में। रायपुर में किस हॉस्पिटल पे इलाज चल रही है? अभी तो इस हॉस्पिटल पे नहीं चल रहा है, होम केयर ही चल रहा है। वहीं रायपुर पे रखे? हाँ, रायपुर में रखें। तो घर है वहाँ पर? नहीं, घर नहीं है, तो फिर CRPF का एक क्वार्टर दिए हैं उसी पे रखें। अच्छा, वहीं पे हाँ, रखे? CRPF बहुत सहयोग कर रहा है हम लोग। अच्छा, मदद कर रहा है CRPF। ऐसे में इनकी भूमिका बड़ी लंबी है, अगर उस पर विस्तार डालें तो शायद 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा तक हमको वार्तालाप करना पड़ेगा। चुनाव के विषय पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये चुनाव के मैदान पे उतरे हैं, क्या वाकई चुनाव पे मैदान उतरना और लोगों से फेस करना, क्योंकि ये बस्तर में एक ऐसे शख्स हैं, ये डॉक्टर की उपाधि इन्होंने किर्गिस्तान से प्राप्त किया है, उसके बावजूद ये मैदान पे उतर गए हैं, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन नेताओं के लिए ये सबक है, जो नेता स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और आने वाले समय में अगर इस तरीके के शिक्षित युवा अगर चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे तो ज़रा सोचिएगा, ज़रा समझिएगा, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, वो नेता, चाहे राष्ट्रीय पार्टी की बात की जाए या फिर निचले पार्टी की बात की जाए, या फिर निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। ऐसे में समझना चाहिए, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय जिस तरीके से युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, वो लगातार आगे आ रहे हैं। ऐसे में गोटा है, प्रकाश कुमार गोटा, इनसे हम और चीज़ों में प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। आपने बस्तर लोकसभा में किन किन इलाकों पे विज़िट किया है? देखिए, हम लोग नारायणपुर गए हैं, चित्रकूट गए हैं, सुकमा गए हैं, कोंटा गए हैं, और हमारा बीजापुर तो है ही है। कोंडागांव बहुत अच्छा हम लोग का पकड़ मजबूत हुआ है वहाँ पे। अच्छा, पकड़ मजबूत हुआ कह रहे हैं, तो आपको नेता, आप जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जनता वोट क्यों देगी? हम लोग लगातार काम उनका जो जन समस्या है उनको सुन रहे हैं। आपने किया क्या जनता के लिए कि आपको वोट देगी? अभी तो हम लोग गए हैं, बातचीत कर रहे हैं उन लोग से, तो वो तीसरा विकल्प चाहते हैं। लोग यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टियाँ लगातार आदिवासियों के खिलाफ शोषण किया है, तो वो शोषण जो हुआ है, तो हर बार शोषण नहीं हो, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमको वोट करें, और हम जो आपकी समस्या है वो दिल्ली में सदन में रखेंगे, ये हम लोग बता रहे हैं लोगों को। क्या लग रहा है जिस तरीके से 19 तारीख को वोटिंग होनी है, वोटिंग से पहले जिस तरीके से नक्सलवाद एक बड़ा समस्या है बस्तर में, उसको लेके अलग अलग तरीके से जो दलील है, भाजपा की अगर बात की जाए या कांग्रेस की अगर बात की जाए, वो पेश करती है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उन पे एक सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नेंड्रा की अगर बात की जाए, बीजापुर से नेंड्रा और कोरचिल्ली एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एक इनकाउंटर हुई थी, जिसमें 13 माओवादियों को पुलिस ने ढेर किया था। उसको लेके भी आदिवासी जो लोग हैं, उन्होंने एक सवाल जो है वो खड़े कर दिया था पुलिस के ऊपर। कैसे देखते हैं? वो एक जांच का विषय है, अगर वो कुछ उसमें गलत हुआ होगा तो वो जांच कमेटी है, वो तय करेगी। और रही बात नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद लगातार सरकार बोल रही है बैकफुट पे है। तो आज के दिन में नारायणपुर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की गई है नक्सलियों के द्वारा। तो आप कैसे मान सकते हैं कि नक्सली जो है बैकफुट पे है? ये लोग लगातार बातचीत करने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कोई संगठन ही नहीं बना रहे हैं। विजय शर्मा ने एक बयान भी दिया था, जिस तरीके से कांकेर में एक बड़ी इनकाउंटर हुई है, उस इनकाउंटर के बाद 29 नक्सलियों को पुलिस के जो जवान हैं, BSF प्लस DRG, इनकी संयुक्त ऑपरेशन थी, उसमें एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। सफलता मिलने के बाद जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी एक बड़ा जो बयान है वो दिया था, उसमें अंतिम पंक्ति में उन्होंने ये चीज़ कहा था कि अब भी हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। किस तरीके का अपील अगर माओवादियों की तरफ से होता है तो हम निश्चित तौर पे हम बात करेंगे। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कितना ये उचित है और वाकई ये सकारात्मक के लिए वो पहल कर रहे हैं या नहीं? देखिए, वो इनकाउंटर के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी ने जो किया है कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? वो कह रहे थे कि कोई मतलब उसमें आदिवासी भी हैं, तो वो जांच कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग वार्ता करेंगे, पिछले जब से सरकार बनी है इनकी, तब से वार्ता कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे भी बात करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। वो आम आदमी का फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। जब मैं भी लगा रहा हूँ, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका वीडियो कॉल कैसे बात करेंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से सवाल जवाब हम लगातार डॉक्टर प्रकाश कुमार गोटा से हमने लेने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अंतिम पंक्ति पे आने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर प्रकाश कुमार गोटा, क्या लगता है जिस तरीके से बस्तर में आप भी प्रत्याशी नहीं है, बस्तर में बहुत से प्रत्याशी हैं, वो अलग अलग तरीके से अपनी दमकम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, और लोगों तक पहुँचने के बाद उनको साधने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी की अगर आपकी बात आप बार बार कह रहे थे जब मेरी आपसे बात हो रही थी, तो राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा भी राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में उनके पास किसी तरह की सुविधा की कमी नहीं है। सुविधा की अगर बात की जाए या फिर फाइनेंशियल की अगर बात की जाए, तो वो पूरी तरीके से दमकम लगाने में वो अव्वल है।
क्योंकि हमने बीजापुर में देखा लगातार 2 दौरे हो गया। एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निलिसनार दौरा था और कल बीते दिन पटनम में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप सहित छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी पहुंचे थे। उन्होंने भी वहां से हुंकार भरा था भाजपा के प्रत्याशी के लिए। ऐसे में आपके पास उस तरीके से सपोर्ट नहीं है जिस तरीके से सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी, आप ही ने कहा कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कितना आपको इससे नुकसान हो सकता है या नहीं? मेरे को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। और लगातार ये लोग अपने पैसे के दम पे जो दिखा रहे हैं, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो हैं इनके वो सही चयन नहीं किए हैं, जिसके वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा था, आप चुनाव इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि आपको जान का खतरा है और उस तरीके से सुरक्षा आपको नहीं दी जा रही है। क्या ये उचित है या फिर क्या ये सही है जो मैंने सुना? बिल्कुल सही है। आप मेरे ही जान का खतरा नहीं है, यहाँ हर आदमी आम आदमी का जान का खतरा है। ऐसे में मुझे ये बताइए, ऐसी कौन कौन सी मजबूरी है जिस वजह से आपको चुनाव में उतरना पड़ा? बहुत कम शब्दों पे। यहाँ के हमारे लोगों का बात ही कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब पानी का व्यवस्था नहीं है, सड़क का व्यवस्था नहीं वो तो मूलभूत सुविधा है, वो समझ रहा हूँ। आपकी परिवार को लेके भी आपने कहा कि जान को खतरा है, उसको लेके भी मैंने बहुत सोचने के पश्चात ही मैं चुनाव पे उतरा। जी, क्या चीज़ है? लगातार हम लोग भी मतलब यहाँ पे स्थिति ऐसा है, भय का माहौल है, आम आदमी को भी मार दिया जा रहा है। तो हम कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? हम तो लगातार, हाँ बिल्कुल, हम लगातार सुरक्षा का भी मांग किए हैं, सुरक्षा भी नहीं दिया गया। यही सब चीज़ें हैं। सुरक्षा भी नहीं दिया गया। अभी आप जब चुनाव लड़ रहे हैं उस दरमियान कितनी सुरक्षा मिली आपको? मेरे को तो अभी 2 जवान दिए हैं। 2 जवान जी। आपके परिवार में किन किन लोगों की माओवादियों के द्वारा हत्या की गई है अब तक, और कब से कब तक? मेरे अभी जो 2012 से अब तक के। अच्छा, पहली घटना पिताजी को नक्सलियों ने मारा। उसके बाद मेरे बड़े पिताजी की हत्या की, मेरे 2 फूफा की हत्या किया। बड़े पिताजी किस पद पर थे? किसी पद पर थे या फिर नॉर्मल ऐसी आम आदमी थे? आम आदमी थे। जी बिल्कुल। उनको मुखबिर का आरोप लगा कर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद मेरे और चाचा के लड़का है जो पुलिस में था, उसकी हत्या कर दी है। फूफा कह रहे थे? हाँ, वो एक सचिव थे, उनकी हत्या किया। वजह उन लोगों ने, जब भी वो किस तरीके से वो अगर मारने की कोशिश करते हैं या फिर हत्या करते हैं, तो वो एक वजह वो प्रेस नोट के माध्यम से या पर्ची के माध्यम से वहाँ पे रखते हैं। क्या ऐसी कोई वजह लिखे थे क्या? वो वजह एक ही चीज़ रहता है यहाँ पे, जिसका भी हत्या कर देते हैं उसका मुखबिर साबित कर देते हैं। उसके बाद किसकी हुई थी हत्या? उसके बाद बस उन्हीं का हुआ है, फूफा का। उसके बाद फिर भाई? हाँ, अभी भाई का हत्या करने का कोशिश किया गया था, अभी वो कोमा में। जी बिल्कुल। तो यही वजह है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। अगर चुनाव हारते हैं तो भी आप सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार से लगातार हम लोग यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, नहीं मुद्दे तो मूलभूत सुविधा है, वो तो हम देख रहे हैं। आपको लेके, आपकी जान का खतरा आप बता रहे हैं बार बार, और आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कई बार हमले भी हो चुके हैं जी। उसको लेके क्या कहेंगे? वो तो जो इनका खुफिया विभाग का जो होता है वो उसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, तो उस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में आपकी परिवार नहीं आ रही है क्या? अब वो लोग इतनी बड़ी सादत आपके परिवार के लोगों ने दिया है, कैसे जांच कर रहे हैं? बड़ा विषय है ये। बिल्कुल, वो कैसे जांच कर रहे हैं, इसीलिए तो ये लोग फेल हैं। कब कहाँ क्या हो जा रहा है इनको पता ही नहीं चल रहा है, ये फेल हैं इन लोग। तो आप क्या चाहते हैं? परिवार को सुरक्षा और आपकी सुरक्षा मिलना चाहिए। जो आम आदमी को सुरक्षा होगा वही भी मेरे परिवार को सुरक्षा मिले। मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि मेरे को सुरक्षा दिया जाए। मैं सुरक्षा का मांग भी नहीं किया हूँ। सुरक्षा जो जिस मांग नहीं की है? नहीं, पहले बताया था सुरक्षा के लिए जब ऐसा घटना हो, पहले तो नहीं मांगा ना। जब ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं तब मांग किए हैं, जांच का मांग किए हैं। इन लोग कोई सुनता ही नहीं है, या ना एसपी सुनने वाला है, ना डीएसपी सुनने वाला है, ना कलेक्टर सुनने वाला है। अच्छा, चुनाव 19 तारीख को होना है, समय बेहद कम है, समय का बहुत अभाव है। ऐसे में जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से हो गया। तो अभी तो आज प्रचार प्रसार का समय भी समाप्त हो गया है, तो हम लोग अभी जनसंपर्क में ऐसी मतलब घर में मिल रहे हैं, बैठक वैठक चल रहा है छोटा मोटा। ये थे डॉक्टर प्रकाश कुमार गोटा, जिनको डायमंड का सिंबल मिला है। बस्तर लोकसभा से ये प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन्होंने विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ये बस्तर लोकसभा में अपनी दमखम दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में समझना होगा वो युवाओं को, समझना होगा वो महिलाओं को, समझना होगा वो बुजुर्ग को। अगर डॉक्टर की उपाधि विदेश से प्राप्त करने के बाद अगर वो चुनाव में लड़ रहा है तो इसके पीछे बहुत लंबी भूमिका, एक भूमिका को मैंने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया आपको कि क्या क्या इनकी भूमिका थी। एक भूमिका नक्सलवाद है, एक भूमिका
समस्या हैं और एक भूमिका परिवार पे हो रहे हैं, जो जिस तरीके से इनकी एक आधी पीढ़ी की बात की जाए या फिर इनके परिवार के कुछ लोगों की बात की जाए जिनको माओवादियों के द्वारा हत्या की गई है। ऐसे में जब शिक्षित युवा चुनाव के मैदान पर अगर उतरता है तो उन नेताओं के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है, उन नेताओं को आने वाले भविष्य में एक तरीके से हानिकारक हो सकती है। किस तरीके से स्वार्थ की राजनीति वो करते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं और जिस तरीके से अलग अलग बात अपनी रखने की कोशिश करते हैं कि हम ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, लंबी लंबी योजनाएं बता देते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, महिलाओं को वो कर देंगे, लेकिन वो जीतने के बाद बदल जाते। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये सबक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बस्तर में देखा, ये पहले युवा नहीं है, इससे पहले भी मेरी जब CPI के एक प्रत्याशी से बात हो रही थी तो वो भी विदेश में अलग अलग इलाकों में उन्होंने काम किया है, तो उनसे मेरी जब बातचीत हो रही थी तो तब मैंने इस चीज़ को बहुत बारीक से एनालिसिस किया था, तब मेरी बातचीत उनसे अच्छे विस्तारपूर्वक हुई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे युवा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बस्तर में शिक्षित युवा आगे आ रहे हैं और शिक्षित युवा आगे आने से जो वोट की मात्रा जिस तरीके से नेशनल पार्टी को मिलती थी उसमें कहीं ना कहीं कटाव देखा जा सकता है। बहरहाल 19 तारीख को वोटिंग होनी है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, समय का बेहद कम अभाव है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बस्तर की जो जनता है, बस्तर की जो आवाम है, वो किस प्रत्याशी को अपना नेता चुनकर दिल्ली भेजती है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप मेरे बस्तर नाउ के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना ओपिनियन कमेंट में रिव्यू के साथ दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।